नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। ब्राह्मण, कुर्मी और लोध, तीन बड़े वोट बैंक, और ये तीनों बड़े वोट बैंक एक एक करके क्या बीजेपी के पाले से खिसक रहे हैं? क्या बीजेपी बुरी तरह से फंस गई है? ये हमने यही लिखा है यहाँ पर, ब्राह्मण, कुर्मी, लोध, बीजेपी फंस गई है। ये बात इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों हो गई है और क्यों ऐसा हो गया है कि जो ट्रेडिशनली यानी परंपरागत रूप से उस दौर में जब राम मंदिर आंदोलन अपनी चरम पर था, 90 का दौर याद कीजिए आप, तब का ये वोट बैंक बीजेपी के साथ में जुड़ा और बीजेपी, और इतना ही नहीं, राम मंदिर आंदोलन में भी इस वोट बैंक का बड़ा योगदान रहा। यही अब बीजेपी से छिटक रहा है। हल्का सा बैकग्राउंड में ले जाऊंगा और फिर बताऊंगा आपको कि अभी क्या हो रहा है, कैसे बीजेपी का जहाज तेजी के साथ में डूबता हुआ प्रतीत हो रहा है। क्योंकि ये तीन जातियां नहीं हैं, ये बीजेपी का जो आज विशालकाय इमारत है उत्तर प्रदेश में, उसके तीन मजबूत पहिए हैं। और अगर ये तीनों मजबूत पहिए निकल गए तो ये पार्टी की गाड़ी जहां है वहीं खड़ी हो जाएगी, 1 इंच आगे नहीं बढ़ पाएगी। अब देखिए, याद कीजिए 90 के दशक को, जिसका मैंने अभी जिक्र किया। लोध, कल्याण सिंह, हिंदुओं के बड़े नेता, साथ में लोध कमेटी से आने वाले पिछड़े समाज के नेता। लोध बड़ी संख्या में बीजेपी के साथ आया कल्याण सिंह के आने के चलते। फिर जब उन्होंने पार्टी छोड़ दी तो उसने बीजेपी का साथ छोड़ भी दिया। ऐसा नहीं है कि ये लोध बीजेपी के साथ कंटिन्यू रहा है। अब देखिए, कुर्मी समाज की बात कीजिए, यही हाल वहां भी रहा। उदाहरण लीजिए विनय कटियार का, हिंदुत्व के ब्रांड एम्बेसडर माने गए और साथ में कुर्मी समाज से आने वाले नेता। विनय कटियार के टाइम में भी यह रहा कि एक तालमेल बना, कुर्मी राजनीति प्लस हिंदुत्व राजनीति। ऐसे ही ब्राह्मण, चाहे वो कलराज मिश्रा हो, चाहे वो केशरीनाथ त्रिपाठी हो, ये सब चीजें जो हैं इस बात को स्टैब्लिश, और अटल बिहारी वाजपेयी तो लखनऊ से ही कई बार सांसद रहे, तो ये सारी चीजें स्टैब्लिश कर रही थी कि ब्राह्मण को, कुर्मी को और साथ में लोध को हिंदुत्व के साथ में बीजेपी ने जोड़ रखा है। अब ये सब छिटक रहा है, एक एक करके बीजेपी के हाथ से खजाना निकल रहा है। ताजी घटना हुई है अभी महोबा में। वहां पर बृजभूषण राजपूत जो लोध विधायक हैं, लोधी राजपूत समाज से आते हैं, वो किससे उलझ गए? स्वतंत्र देव सिंह से उलझ गए। स्वतंत्र देव सिंह कहां से आते हैं? कुर्मी समाज से आते हैं, मंत्री हैं। और ऐसी लड़ाई हुई, ऐसा झगड़ा हुआ, बंधक बना लिया गया स्वतंत्र देव सिंह को। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सन्न रह गई। जिसने भी देखा उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। और इस लड़ाई की प्रतिक्रिया समाज में तुरंत दिखना शुरू हो गई। सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलने शुरू हो गए। कुर्मी बनाम लोध हो गया। सोचिए, जिन दो ओबीसी जातियों से बीजेपी को सबसे अधिक उम्मीद है, वही एक दूसरे के आमने सामने हो गई। अब यहां पर एक और बड़ा पेच है। कुर्मी समाज बीजेपी का साथ छोड़ चुका है, बड़ी संख्या में छोड़ चुका है। 22 में भी छोड़ा, 24 में भी छोड़ा। और 24 में तो आलम यह हो गया कि 11 सांसद चुने गए कुर्मी समाज से। 11 में से बीजेपी के 3, समाजवादी पार्टी के 7 और 1 अनुप्रिया पटेल अपना दल से। बीजेपी ने भी जीत कहां हासिल की? एक बरेली में छतपाल गंगवार, एक फूलपुर में प्रवीण पटेल, और उसके बाद तीसरा महाराजगंज में पंकज चौधरी। ये 3। समाजवादी पार्टी की स्थिति क्या रही? 7 सीटें जीती और यहां तक कि जनरल सीटों पर हरा करके जीता। इतना कुर्मी वोट बैंक का सपोर्ट मिला। बस्ती में हरीश द्विवेदी हार गए, राम प्रसाद चौधरी जीत गए, कुर्मी समाज से आने वाले। ऐसे ही लखीमपुर खीरी में अजय मिश्रा टेनी हार गए और उत्कर्ष शर्मा वहां पर जीत गए। यानी कि इतना ज्यादा इंट्रूजन, इतनी ज्यादा पकड़ मजबूत कर ली समाजवादी पार्टी ने कुर्मी वोट बैंक में। अब इसी के चलते बीजेपी ने पंकज चौधरी को बनाया प्रदेश अध्यक्ष, कि कुर्मी समाज से हम प्रदेश अध्यक्ष लेकर के आते हैं और वापस करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे पहले कि पंकज चौधरी कोई प्रयास कर पाते, बीजेपी में एक नया कांड शुरू हो गया। ब्राह्मणों की नाराजगी सामने आ गई। ब्राह्मण वैसे ही नाराज चल रहे थे पिछले 8 सालों की सरकार में। ऐसा आरोप है कि ब्राह्मणों को तो कुछ मिला तो नहीं, उल्टा ही उनको टारगेट किया गया। जो योगी आदित्यनाथ का बैकग्राउंड है, हाथा बना मठ वाला,
यानी कि गोरखपुर में वो दौर याद कीजिए जब पंडित हरिशंकर तिवारी इस तरफ से और उस तरफ से मठ यानी कि योगी आदित्यनाथ, जिस तरह से दो अलग अलग ध्रुव और उनके बीच का आधार क्या है, ठाकुर बनाम ब्राह्मण, ये जम करके चला। रविंद्र सिंह के जमाने से, वीरेंद्र शाही के जमाने से लेकर के कभी पंडित हरिशंकर तिवारी, कभी अमरमणि त्रिपाठी, अलग अलग शक्लों में ये लड़ाई जमकर चली। और उसके बाद जब योगी आदित्यनाथ 17 में बन गए मुख्यमंत्री, तो ये माना गया कि अब वो शायद उससे ऊपर उठेंगे। और चूंकि कुर्सी उनको इसलिए मिली थी कि हिंदुत्व की उनकी एक छवि, फायर ब्रांड छवि की बातें कही गई, तो ये लगा बीजेपी उनके सहारे इन अलग अलग जातियों को हिंदुत्व के अम्ब्रेला में बांधेगी। लेकिन योगी आदित्यनाथ पर सबसे बड़ा आरोप यह लगा कि वो उस ब्राह्मण बनाम ठाकुर की लड़ाई के आगे निकल ही नहीं पाए, वो वहीं खड़े हो गए आकर के। और उन्होंने यहां आकर के आरोप लगा, मुख्यमंत्री होते भी वही काम शुरू कर दिया। पंडित हरिशंकर त्रिपाठी का प्रतिमा का चबूतरा तोड़ने से लेकर के ब्राह्मणों पर अत्याचार की एक के बाद दूसरी घटनाएं होना, तमाम ऐसे इनकाउंटर होना जहां पर आरोप लगा कि ब्राह्मण समाज से ताल्लुक रखने वाले जो अपराधी और माफिया हैं उनको तो इनकाउंटर कर दिया गया, उनको तो मार दिया गया, लेकिन स्वजाति यानी योगी आदित्यनाथ की अपनी जात के जो बाहुबली हैं उनको छुआ तक नहीं गया। उल्टा आरोप लगा कि पूरे अभयदान से, वो खनन से लेकर के दूसरे तमाम ठेकों में जिंदाबाद तरीके से काम कर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। योगी आदित्यनाथ इस तरह की सरकार चलाने के गंभीर आरोपों से पिछले 8.5 सालों से घिरे हुए हैं। ये स्थिति आ गई और ऐसे में ब्राह्मणों की नाराजगी उभर उभर करके सामने आती रही। और अभी हाल ही में जो घटना घटी उसने इस नाराजगी को और पैना कर दिया। शंकराचार्य के आश्रम में जो हुआ, जिस तरह से बटुक ब्राह्मणों की चोटी माफ कीजिएगा, बटुक ब्राह्मणों की चोटी खींच खींच के मारा गया, शिखा खींच करके मारना ब्राह्मण समाज के बच्चों की, इसने ऐसा पूरे समाज को आंदोलित किया कि जो लोग चुप थे वो भी खुल करके सामने आ गए, खुल करके विरोध कर दिया। अभी हमने कलराज मिश्रा का इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा ये बहुत गलत है, बहुत ही गलत है। तमाम ब्राह्मण संगठन सामने आ गए। और बड़ी बात यह कि इसके बाद भी योगी आदित्यनाथ ने एक भी पुलिसकर्मी को इसके लिए, जो इसके लिए जिम्मेदार था, जांच तक नहीं की। पनिश करने की बात तो दूर है, उनकी जांच तक नहीं की, जबकि कैमरे पर दिखा चोटी खींच खींच के मारते हुए। तो यही माना गया कि जो योगी आदित्यनाथ का जो माइंडसेट, जो उन पे आरोप लगता है कि एंटी ब्राह्मण माइंडसेट, ये आरोप उन पे मठ बनाम हाथा के जमाने से ही लगते आए हैं। आरोप ये लगा कि वो उसी माइंडसेट को लेकर के आज भी चल रहे हैं, उसके आगे बढ़ने को तैयार ही नहीं है। तो ये बटुक ब्राह्मणों की चोटी खींचने के मामले ने जमकर के तूल पकड़ा, शंकराचार्य के अपमान के मामले ने भी जमकर के तूल पकड़ा। वहां भी जो इसके रिएक्शन सामने आए वो बड़े दिलचस्प थे। रिएक्शन ये सामने आए कि एक खास तबके की ओर से इन तमाम घटनाओं पर योगी आदित्यनाथ को जस्टिफाई करने की कोशिश की गई। इसने गुस्से को और भड़काया। इसके पहले ऐसी कई घटनाएं हो चुकी थी कि जब ब्राह्मण, जिस तरह से ब्राह्मण बटकों की चोटी खींच खींच के उनको मारा गया है, लेकिन जब करणी सेना ने उपद्रव किया आगरा से लेकर के अलीगढ़ और प्रयागराज से लेकर के बनारस तक, वहां यही पुलिस मोम की गुड़िया बन गई, ऐसा आरोप लगा। कई बार तो ऐसा हुआ कि करणी सेना के पदाधिकारियों ने पुलिस को मारा, एक नहीं दो बार मारा, लेकिन उनके खिलाफ कुछ नहीं, जमानत हुई और तुरंत बाहर आ गए। लेकिन यहां पर ब्राह्मण जो बटुक हैं, उनकी शिखा खींच करके उनको न सिर्फ मारा पीटा गया, बल्कि उस मामले में कोई एक्शन नहीं हुआ। आदर्श उपाध्याय से लेकर के मोहित पांडे तक ऐसे कितने मामले सामने आए कि जब पुलिस के टॉर्चर से मौतें हुई और उन मामलों में भी सरकार पर आरोप लगे कि सरकार इस माइंडसेट को दूर नहीं कर पा रही है जहां पर ब्राह्मणों की टारगेटिंग की जाती है। और इस बीच में ब्राह्मण विधायक इकट्ठा हो गए। ब्राह्मण विधायकों ने बाकायदा अपनी बैठक कर ली और उसके बाद उनको नोटिस दे दिया गया। इसके पहले क्षत्रिय विधायकों की बैठक हुई थी, कोई नोटिस नहीं दिया गया था। कुर्मी विधायक मिले, लोध विधायक मिले, लेकिन ब्राह्मण विधायकों को नोटिस दी गई। इससे गुस्सा और भड़का। तो बीजेपी का ब्राह्मण जो है वो बीजेपी से कटना शुरू हुआ। ऐसी बातें सामने आई यूजीसी के मामले में, तो ये और भी उभर करके सामने आया। सबसे अधिक यूजीसी का विरोध जो है वो यूपी में हुआ
अलंकार अग्निहोत्री ने इस्तीफा दिया, बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट, उन्होंने हमने इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा कि इस सरकार में ब्राह्मणों की बहुत बुरी हालत है, ब्राह्मणों को टारगेट किया जा रहा है। उन्होंने नाम लेके ऐसी ऐसी इंसिडेंट्स गिनाई जब ब्राह्मणों को टारगेट किया गया। अलंकार अग्निहोत्री के इस्तीफे से एक और बार ये स्टैब्लिश हुआ कि ब्राह्मण इस सरकार में निशाने पर हैं, और ऐसे में ब्राह्मण का अलाइनमेंट, और इस बीच में अखिलेश यादव ने जिस तरह से ब्राह्मणों को इंडिकेशन दिया, इसने भी बीजेपी की चिंताएं बढ़ाई हैं। अखिलेश यादव ने हर मुद्दे पर अपना स्टैंड लिया है, ब्राह्मणों से जुड़े हर मुद्दे पर, चाहे वो ब्राह्मण बैठक का सवाल हो, वहां भी उन्होंने सवाल उठाया कि आप इनको तो आप दे रहे हैं नोटिस, और स्वजाति पर आपने क्या किया था, ये सवाल पूछा अखिलेश यादव ने। खुशी दुबे 3 दिन की ब्याहता, जिसको कि 30 दिन तक जेल में रखा गया, वो भी ब्राह्मण अत्याचारों का प्रतीक बन के उभरी योगी आदित्यनाथ की सरकार में, जो ब्राह्मणों पर अत्याचार का आरोप है। अभी उसकी मां बीमार पड़ी, अखिलेश यादव ने मदद की, मां का ऑपरेशन करवाया। वहां भी यही मैसेज गया कि समाजवादी पार्टी लगातार कोशिश कर रही कि ब्राह्मण उनके साथ जुड़े। यहां तक कि यूजीसी के मुद्दे पर भी अखिलेश यादव ने बड़ा ही संतुलित बयान दिया और ये कहा कि किसी के साथ में अन्याय नहीं होना चाहिए, कोर्ट न्याय करे। उन्होंने कोर्ट की न्याय की पहल का स्वागत किया। तो बीजेपी के लिए बड़ी समस्या बन गई है। और मैंने आपको बताया किस तरह से कुर्मी बीजेपी से छिटके हैं, वो अपने आप में बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। और लोध, जिस तरह से अब ये लोध आक्रोश सामने आया है, बीजेपी के एक प्रमुख लोध नेता ने, ब्रजभूषण राजपूत जिनका नाम है, बुंदेलखंड में आवाज उठा दी, इस सरकार में जो भ्रष्टाचार है, जो योजनाएं पूरी नहीं होती, जमीन पर नहीं उतरती हैं, और खामियाजा उठाना पड़ रहा है किसको? बीजेपी के अपने ही विधायकों को। वो गुस्सा भी सामने आया। और ब्रजभूषण राजपूत का मैं आपको बैकग्राउंड बताऊं, उनके पिता का नाम है गंगाचरण राजपूत। वे 3 बार सांसद रहे हमीरपुर से। और गंगाचरण राजपूत वो कद्दावर नेता रहे जिन्होंने एक जमाने में सोनिया गांधी को पीएम बनाने की मांग को लेकर के अपनी कनपटी पर पिस्टल सटा दी थी, बहुत चर्चा में आए थे। मजबूत लोध परिवार है। और इतना ही नहीं, लोधों की नाराजगी का भी दायरा बड़ा व्यापक होता जा रहा है। एक कमेटी बनी है, लोध कल्याण परिषद या लोध कल्याण कमेटी करके, यह सभा लोधों के कल्याण के लिए, ऐसा ही कुछ नाम है, बनाया है। उसके अध्यक्ष हैं साक्षी महाराज। साक्षी महाराज उन्नाव से बीजेपी के सांसद हैं। और ये जो महासभा है, ये लोध हितों की लड़ाई लड़ रही है। अब आप सोचिए, आपको अपनी सरकार में एक संगठन बनाना पड़े जो लोध हितों की लड़ाई लड़े, तो इसका मतलब है कि लोध हाशिए पर हैं। यही कहा जा रहा है। इसका मैसेज यही है इस संगठन का। इसमें सिर्फ साक्षी महाराज ही नहीं, बल्कि राजवीर सिंह राजू भैया, जो कल्याण सिंह के बेटे हैं, पूर्व सीएम, वो भी जुड़े हुए हैं। ये कमेटी जगह जगह बैठकें कर रही है, लोधों को इकट्ठा कर रही है, लोधों की भागीदारी के लिए लड़ाई लड़ रही है। यानी कि लोधों को भागीदारी नहीं मिली है। अगर मिली होती तो ये कमेटी इन मुद्दों को क्यों उठाती, इस लड़ाई को क्यों लड़ती? तो एक के बाद एक मैं आपको गिना रहा हूं इंसिडेंट्स। ब्राह्मण, कुर्मी, लोध, ये 3 पिलर जो हैं बीजेपी के, ये सरक रहे हैं। और अगर ये 3 पिलर सरक गए तो बचेगा क्या? ठाकुर पहले ही सरक चुका है। 2024 के चुनाव में बीजेपी की हार का एक कारण माना गया। छत्री पंचायतें शुरू हुई, जिसमें कि बीजेपी को 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराने के नारे दिए गए, और उसके बाद वही छत्री पंचायतें जातियों के पोलराइजेशन में बदलती चली गई। कहीं छत्री एकजुट हुए तो कहीं कुर्मी, कहीं निषाद, कहीं लोध, और एक बीजेपी का पूरा इन जातियों के ऊपर हिंदुत्व का अम्ब्रेला बनाने का जो अभी तक का तरीका था, वो छिन्न भिन्न हो गया और बीजेपी सिर्फ 33 सीटें पाई, बुरी तरह से हार गई। तो ठाकुर पर भी आप ये यकीन कर सकते हैं कि इस बार आपको वोट मिलेगा ही। उसके लिए योगी आदित्यनाथ भी एक बड़ा फैक्टर हैं, जो कि ठाकुरों के बड़े नेता बनकर के उभरे हैं। योगी आदित्यनाथ की समस्या ये भी है कि उनको हिंदुत्व का चेहरा समझ करके बीजेपी लेकर के आई थी, लेकिन उन पर ठप्पा लग चुका है ठाकुरवाद की राजनीति का, और वे ठाकुरों के बहुत बड़े नेता के तौर पर, ऑल इंडिया बड़े नेता के तौर पर स्टैब्लिश हो चुके हैं। ये उनके अपने प्रोफाइल के लिए बड़ा हो सकता है, लेकिन बीजेपी के लिए बहुत छोटा हो जाना है।